सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसा कि आपने देखा कि कल जो 30 अगस्त का एमडीकेट का टेस्ट था उसमें आपसे अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में एक एमसीक्यूज पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। उसमें आपको 3 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दी हुई थी और एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स दी हुई थी। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी वो फोर्स जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, यानी उन फोर्सेस से जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उनमें आ जाती हैं हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्सेस, डिबाय फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनकी मैंने स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको दिया है कि आयन डाइपोल फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होंगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल, फिर डिबाय और फिर एंड पे एलडीएफ। लेकिन अगर 3 ऑप्शंस आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हों और एक आपके पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स हो तो ऑफ कोर्स आप इंट्रामोलिकुलर को चूज करेंगे, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से स्ट्रांग होती हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस में हमारे पास कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी याद रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है और इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। ये एक वाहिद ऐसा बॉन्ड है जो विद इन द मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट एटम। एटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। बेसिक चीज़ें तो आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो इक्वल होता है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। ये बेसिक चीज़ें, इनके मैसेज वगैरह ये आप जानते हैं। हमारे पास पहले आएगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ही एलिमेंट के दो एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो हम उन्हें आइसोटॉप्स कहेंगे। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर सेम है तो उन्हें हम आइसोबार्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये फॉर्मूलाज हैं जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डिस्कस किए हुए और आपको आने चाहिए। वो हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल के। अगर आपको कहा जाए कि शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो आप किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे? आपके पास फॉर्मूला होगा 2n², जहाँ पे n आपके पास क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आपके पास अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल फाइंड करने हो तो n² से फाइंड करेंगे। अगर आपने सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपने सब शेल में फाइंड करने उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। और एक और बात कि किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे आपके पास px होता है, py होता है, pz होता है, इनमें मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नेक्स्ट मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिया है कि n की वैल्यू अगर ये है, l की इतनी होगी, m की वैल्यू ये होगी। हमारे पास सब शेल कौन सा होगा, सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और शेल में कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे। ये कंप्लीट टेबल मैंने आपको दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं। n की वैल्यू अगर आपके पास 1 होगी तो आपके पास l की वैल्यू कितनी होगी। एक फॉर्मूला आप यूज करते हैं, L इज इक्वल टू n-1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L फाइंड करने के लिए आप n-1 कर देते हैं। जैसा कि आप शेल नंबर 2 में देखें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n हमारे पास 2 है तो L की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n-1। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L जो होंगी वो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n के इक्वल ही होंगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L जो होगी वो n-1 होगी। ठीक है। n की वैल्यू आपको पता है कि हमें शेल के बारे में बताती है। अगर हमारे पास n की वैल्यू फर्स्ट में देखेंगे 1 है तो मतलब शेल नंबर 1 है। जो हमारे पास l की वैल्यू होती है वो हमें सब शेल के बारे में बताती है। अगर l की वैल्यू 0 हो तो आपके पास सब शेल होता है s। तो हमारे पास ये फर्स्ट n और l की वैल्यू से हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर है। इस स्लाइड में जो फॉर्मूलाज दिए गए उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल की ईच एंड एवरी वैल्यू को जस्टिफाई कर सकते हैं। इस टेबल को आपने अच्छी तरह से देख लेना, चाहे तो इसे मेमोराइज कर लें, चाहे इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके क्या ट्रेंड्स होते हैं। पहले हम लोग इनके जनरल ट्रेंड्स को देखेंगे, उसके बाद इनके ट्रेंड में जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस, जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटम का साइज डिक्रीज करता है
और डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करती है क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस का पुल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज करता है। इसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इसी तरह बाकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के भी ट्रेंड्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मेटेलिक करैक्टर और रिड्यूसिंग नेचर का ट्रेंड जो है सेम होता है क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर जो होती है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर भी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ट्रेंड इससे ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है और उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स की आपके फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, उनके ट्रेंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी हमने अभी पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज करती है। लेकिन इसमें हमारे पास दो एबनॉर्मेलिटीज़ ये होती हैं कि 2a सेकंड ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो थर्ड ग्रुप से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड ग्रुप होता है उसमें फुल फिल्ड एस ऑर्बिटल होते हैं। आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स में पढ़ा था कि फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाफ फील्ड से और हाफ फील्ड की ज़्यादा होती है पार्शली फील्ड से। अब जो 2a हमारे पास होता है ग्रुप उसमें फुल फील्ड एस ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसी तरह 5th की आयनाइजेशन एनर्जी 6a से ज़्यादा होगी क्योंकि 5th के अंदर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होता है और 6a के अंदर हमारे पास पार्शली फील्ड p ऑर्बिटल होता है। तो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो है वो पार्शली फील्ड p ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम फैक्टर्स को देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, साइज के इन्वर्सली रिलेटेड और शील्डिंग इफेक्ट के भी इन्वर्सली रिलेटेड होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमेशा एंडोथर्मिक होती है, ये इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर है। आयनाइजेशन एनर्जी हमें किसी भी एलिमेंट के मेटेलिक करैक्टर के बारे में बताती है कि अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आपका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा हो। ये नीचे आपको एक लाइन में लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी मेटेलिक नेचर के और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड होती है और साइज के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड में भी हमारे पास एक एबनॉर्मेलिटी होती है कि जो हमारे पास सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो थर्ड पीरियड से कम होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी का देखा कि वो एंडोथर्मिक की होती है, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन जो सेकंड या हायर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होंगी वो एंडोथर्मिक होंगी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद हमारे पास एक एनाइन बन जाता है और जब हम और इलेक्ट्रॉन उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एनाइन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होगी उसको ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारी साइज के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। कैसे हम अपने हैलोजन वाले ग्रुप में पढ़ते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है जबकि उसका साइज सबसे कम होता है अपने ग्रुप में। आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है ग्रुप में लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है हमारे पास यूनिटलेस प्रॉपर्टी, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। फॉर नोबल गैसेज वी कंसिडर इट जीरो, कि नोबल गैसेज के लिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो जीरो होती है। और दूसरी चीज़ ये एसिडिक करैक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा। नीचे मैंने आपको एक और जनरलाइज ट्रेंड दिया कि जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जब आप पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड का डिफरेंस देखते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आप देखते हो, जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी आपका आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा और जितनी आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना जो है वो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान जो आप बॉन्ड देखते हैं वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आयोनिक रेडियस का। आयोनिक रेडियस हमारे पास जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज ज़्यादा होगा और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ रेडियस होते हैं आर नेगेटिव, आर वंडरवॉल, आर कोवलेंट, आर हमारे पास जो सिंपल एटम का और आर पॉजिटिव। इनका ये ट्रेंड दिया हुआ है कि आर नेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है, फिर वो वंडरवॉल रेडियस, उसके बाद कोवलेंट रेडियस, फिर एटॉमिक रेडियस और फिर आर पॉजिटिव हमारे पास होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं हमारे पास वो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि जो
जो एलिमेंट जो है वो जितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देगा उतने उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे आप देखेंगे जो हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू 4a जो 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में 4a तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। 4a के बाद इस ट्रेंड में भी एबनॉर्मेलिटी शो होती है, जो आपके बुक के ग्राफ में भी शो किया हुआ है कि फिर आपका सिलिकॉन से फॉस्फोरस तक आपका मेल्टिंग पॉइंट शार्प डिक्रीज करता है, उसके बाद फिर सल्फर तक इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है आर्गोन तक। मेटल्स में हम लोग का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के पैरामीटर्स कुछ और होते हैं और नॉन मेटल्स में कुछ और होते हैं। नॉन मेटल्स में जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और उतना ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो जितना उनका साइज ज़्यादा होगा उतना ही उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा। हम लोग हेलोजेंस और हेलोजन हैलाइड्स में ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग हेलोजन में देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। अभी हमने ऊपर पैरामीटर पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें जितना साइज इंक्रीज होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती है, उतनी उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखें कि आयोडीन का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे कम, क्योंकि आयोडीन का साइज इनमें सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी ऑर्डर, जो फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। उसके बाद हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ऊपर हमने देखा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड में हमें पता है एबनॉर्मेलिटी आती है, इसमें क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की और फिर आयोडीन की। इसके लिए सिंपल आप ऐसे याद कर लें, कल बारिश फैसलाबाद आई, इस ट्रेंड को आपने इस तरह से याद कर लें। उसके बाद हमारे पास हेलोजन हैलाइड्स के ट्रेंड है कि उनमें बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा, वेपर प्रेशर वोलेटिलिटी ऑर्डर का ट्रेंड क्या होगा, रिएक्टिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी ऑर्डर क्या होगा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। हमने अपने जो फर्स्ट ट्रिक्स वाली वीडियो थी उसमें देखा था कि जो अच्छी बेस होती है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। फ्लोराइड की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास साइज़ के डायरेक्टली रिलेटेड होती है और बेसिसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इसके बाद हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का देखेंगे। जब ऑक्सी एसिड्स का हमारे पास जिक्र आता है तो उसमें एसिडिटी और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के, कि जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे ऑक्सी एसिड्स में उतनी ही उनकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग देखेंगे कि HClO4 की एसिडिटी ज़्यादा होगी HClO3 से, क्यों? क्योंकि HClO4 में 4 ऑक्सीजन और उसमें 3 है। जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उतनी ही ऑक्सी एसिड्स की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दे दी जाती है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, इसका पीरियड कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली लिख सकें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आपने ये चेक करना है कि किस ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो आपने देखना है कि जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहा है, एस में आ रहा है, पी में आ रहा है, डी में आ रहा है या एफ में। अब देखें जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है इसका लास्ट हमारे पास है 4s2, यानी ये एस में है, इट्स मीन कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद हमने पीरियड नंबर कैसे फाइंड करना है, एन की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमें पीरियड नंबर देगी। एन हमारे पास क्या होता है, क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आप देखें कि एन की हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 4, इट्स मीन कि ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप फाइंड करने का, ग्रुप फाइंड करने के आपके पास थोड़ी सी चेंजिंग आती है, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट वे से आप ग्रुप फाइंड करेंगे। आपने पहले ऊपर पता कर लिया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर आपके पास एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो आपने ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इसमें देखें कि इसमें हाईएस्ट हमारे पास जो लास्ट वाली हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जो n है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर आपके पास यही एलिमेंट p ब्लॉक का होगा तो आप नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन प्लस 12 करेंगे। जैसे मैंने नीचे एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, यानी ये p ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसका आपने देखना है कि p जो लास्ट वाला जो आपके पास p है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, और आपने इनमें 12 को ऐड कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। डेट्स मीन कि 15 ग्रुप का एलिमेंट है। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं उनकी जनरल जो होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 होती है, और उनकी जो जनरल कॉमन ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है।
उसके बाद मैंने आपको नीचे एक टेबल दे दी कि अगर आपके पास सेंट्रल एटम के साथ 2 लिगेंड्स अटैच होंगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी। इसी तरह 4 पे 5 पे dsp3 होगी और ज्योमेट्री आपके पास ट्राइगोनल बाईपायरामिडल होगी। इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे 2 केसेस हैं कि एक में नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर 4 हैं तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह की हो सकती है, या वो sp3 होगी या वो dsp2 होगी। या आपने किस तरह से डिटरमाइन करना है कि अगर आपके सेंट्रल एटम के साथ वीक लिगेंड्स अटैच हैं तो s पहले आएगा, यानी अगर आपके पास 4 लिगेंड्स अटैच हैं और वो वीक लिगेंड्स हैं तो आपके पास sp3 होगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं तो आपके पास dsp2 होगी। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमारे पास नीचे मैंने दिए हुए CO, साइनाइड, अमोनिया, NO2। वीक लिगेंड्स हमारे पास हैलाइड्स और C2O4। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉर्मूला एंड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। जब हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हमने फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग किस ऑर्डर से लिखेंगे, और अगर हमने उसका नेम लिखना है तो वो हम लोग किस ऑर्डर से लिखेंगे। अगर आपको कंपाउंड का नेम दिया हुआ, जैसे आपको कहा हुआ है कि डाईऑक्सालेटो प्लेटिनेट का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने पहले क्या करना है, पहले सेंट्रल मेटल लिखना है, उसके बाद आपने नेगेटिव लिगेंड्स लिखने हैं, उसके बाद आपने न्यूट्रल लिगेंड्स लिखने हैं। लिगेंड्स लिखने के भी ये जो है आपके पास ऑर्डर होता है कि आपने पहले नेगेटिव लिगेंड्स को लिखना होता है, उसके बाद आपने अपने न्यूट्रल लिगेंड्स को लिखना होता है। लेकिन अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है और आपको कहा गया कि उसका नेम लिखें, तो पहले आपने लिगेंड्स को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद आपने मेटल नेम लिखना है और उसके साथ आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल को है जो मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया और उसमें कहा हो कि आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की जो है परसेंटेज निकाल के दें, जैसे आपसे HClO4 में कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हमारे पास क्या होगी, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम यानी कि उस कंपाउंड में क्लोरीन के एटम कितने वो लिखेंगे और क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से, और इस सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मास। और फिर अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके पास आइंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, तो आपने इसी फॉर्मूला को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक और भी तरीका होता है कि आपको वॉल्यूम दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम जो आपको गिवन है उसको आपने मोलर वॉल्यूम जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है आपने उस पर डिवाइड कर देना, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर। आयनिक करैक्टर जो होता है हमारा कैटायनिक साइज के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और जो कोवलेंट करैक्टर होता है वो एनायनिक साइज के डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि जितना आपका एनायनिक साइज ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो कोवलेंट करैक्टर है वो ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, तो जिसमें एनाइन का साइज़ ज़्यादा है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का साइज ज़्यादा है फ्लोराइड से, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। तो आपने किस तरह से ये पता करना है कि कौन सा आपके पास कंपाउंड पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। पोलैरिटी के बारे में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि पोलैरिटी आपकी 2 चीज़ों की वजह से जो है वो क्रिएट होती है। एक तो पोलैरिटी तब क्रिएट होगी जब आपके पास डिफरेंट एटम्स होंगे, जब आपके सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट एटम्स अटैच होंगे। जैसे आपने देखा CCl4 हम पढ़ते हैं कि नॉन पोलर है, जबकि CHCl3 हमारे पास है पोलर। क्यों? क्योंकि जो CCl4 है उसमें सेंट्रल एटम कार्बन के साथ जो 4 एटम्स अटैच हैं वो एक जैसे हैं, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन हम लोग CHCl3 में देखेंगे हमारे पास डिफरेंट एटम्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी तब इंड्यूस होती है जब उसमें लोन पेयर हो। अगर किसी कंपाउंड पे लोन पेयर है तो भी वो उसमें पोलैरिटी को जो है इंड्यूस करवा देगा। उसके बाद हमने ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब डिस्कस किया तब भी मैंने कहा कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उतनी ही आपकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जितना आपका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा उतनी आपकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन कंपाउंड में हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं कि एक तो उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम लाजमी हो, दूसरा आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए। हमारे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। अब आपसे बहुत सी जगह पे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, जैसे
दो कंपाउंड्स आपको दे दिए जाए और कहा जाए कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगी उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी और उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जितनी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी उतना वेपर प्रेशर आपका कम होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स और इनमें मौजूद फोर्सेस को, कि किस कंपाउंड में कौन सी फोर्सेस होती हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास पोलर है क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम्स भी होते हैं। उसके बाद आपके पास लोन पेयर भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दोनों कंडीशन होती हैं, यानी कि हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होती है। उसके बाद हमारे पास हैलोजन है। हैलोजन में भी हमारे पास एलडीएफ होती है, नोबल गैसेस में भी एलडीएफ होती है। एचसीएल हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। उसके बाद हमारे पास नीचे CH Cl3 है, इसमें भी हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक करैक्टर के बारे में आपने पढ़ा ऊपर कि आयनिक करैक्टर जो होता है हमारे कैटायनिक साइज के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। हमारे पास बुक में आपके दो कंपाउंड्स के शायद मेंशन किए हुए हैं, एक तो NaCl का मेंशन किया हुआ है, उसका आयनिक करैक्टर 72% होता है। मैक्सिमम आयनिक करैक्टर जो होता है वो सीजियम फ्लोराइड में होता है जो 92% होता है। नेक्स्ट हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं कि जिस एटम का साइज ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, लेकिन इस पैरामीटर में भी हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है। जैसे अब आप देखें, आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए और बॉन्ड एनर्जी जो है हमारे पास वो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास इसमें एक एबनॉर्मेलिटी किया थी, जो हमारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ऑफ कोर्स थर्ड पीरियड से कम होगी, लेकिन होता ये है कि उनकी फिर बॉन्ड एनर्जी थर्ड वालों से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन सेकंड पीरियड एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी भी थर्ड वालों से कम होती है क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट के स्मॉल साइज की वजह से रिपल्शन होती है जो बॉन्ड को वीक कर देती है। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को देखेंगे कि जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। अब हम लोग यहाँ पे अल्केन और अल्काइन का ही आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि अल्काइन में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, अल्कीन में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और अल्केन में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। आपको पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हमारी बुक में दी हैं कि अल्केन में 154 पिकोमीटर होती है, अल्कीन में 133 और अल्काइन में 120, और बॉन्ड एनर्जी जो है वो अल्काइन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर अल्कीन की और फिर अल्केन की। इस ट्रेंड से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली रिलेटेड है और बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। वेस्पर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास AB2 टाइप बॉन्डिंग है, दो बॉन्ड पेयर और कोई लोन पेयर नहीं, तो हमारे पास एंगल 180 होगा, ज्योमेट्री हमारी लीनियर होगी और हाइब्रिडाइजेशन हमारी SP होगी। अगर हमारे पास AB3 है, AB3 में हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं कि आपके पास तीनों बॉन्ड पेयर है या दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। अगर आपके पास तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो आपका बॉन्ड एंगल 120 होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो SP2 होगी। इसी तरह AB4 में भी हमारे पास 3 कंडीशन आ जाती हैं कि आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, उस हिसाब से आपकी ज्योमेट्री जो है वो वेरी करती रहेगी। अब जैसे AB4 टाइप जो होती है हमारे पास, उसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं मीथेन की कि उसमें CH4, इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, हाइब्रिडाइजेशन SP3 होती है और एंगल 109.5 होता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी साइड पे अमोनिया को देखें तो इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर की वजह से इसका एंगल जो है वो 107.5 हो जाता है और ज्योमेट्री भी इसकी चेंज होकर ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। इसी तरह AB2L2 जो हमारे पास होता है वो वाटर के केस में आता है, जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH4 पॉजिटिव दिया हुआ है और आपसे कहा कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज आप फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हुए हैं उस पर डिवाइड करेंगे और जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगी।
उसके बाद हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल और एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। जैसे हम लोग एग्जांपल है NH3 की, तो हमने ऑक्टेट रूल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस बॉन्डेड एटम, कि जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर क्या है और बॉन्डेड एटम्स कितने हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास इसमें नाइट्रोजन है जो 5th ग्रुप एलिमेंट है, 5 प्लस बॉन्डेड एटम कितने हैं हमारे पास 3, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 8। अगर आपके पास इसका आंसर 8 आए तो यानी जो कंपाउंड है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर 8 से आंसर ज़्यादा आए तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी कंपाउंड के लोन पेयर कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि किसी भी कंपाउंड में कितने लोन पेयर है। उसके लिए आपने क्या करना है, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप अब यहाँ पे भी हम लोग NH3 की एग्जांपल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास 5th ग्रुप एलिमेंट है, इसने बॉन्ड टोटल कितने बनाए हैं 3, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आंसर। तो आपको पता है कि NH3 में हमारे पास एक ही लोन पेयर होता है। आप इस फॉर्मूला से किसी भी कंपाउंड का जो है नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करके आप एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, अपनी हाइब्रिडाइजेशन। आपको किसी भी कंपाउंड की अननोन जो आपने कभी नहीं देखा, अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछ ली जाती है, तो आप पहले उसके लोन पेयर निकालें, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दें नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसके साथ कितने एटम्स अटैच हैं और लोन पेयर कितने हैं। यहाँ पे भी हम लोग अमोनिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमोनिया में हमने अभी ऊपर देखा कि एक लोन पेयर है और इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं 3, तो हमारे पास 3 + 1 क्या आंसर आ जाएगा 4। 4 का मतलब ये है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। मैंने नीचे आपको टेबल दिया है कि अगर आपका आंसर 2 आएगा तो आपकी sp होगी, 3 आएगा तो sp3 होगी। ये टेबल भी आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस। मेजर डिफरेंस आप लोग जानते हैं कि इनके ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना होता है, इनका मैस कितना होता है। हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है कि फ्लोरेसेंस कौन सी क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, प्रोटॉन रेड करते हैं, न्यूट्रॉन कोई फ्लोरेसेंस क्रिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिड्यूसिंग इफेक्ट शो करते हैं, प्रोटॉन ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, और न्यूट्रॉन हमारे पास कोई इफेक्ट शो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आयोनाइजेशन करते हैं और न्यूरॉन आयोनाइजेशन नहीं करता। न्यूरॉन की जो पेनिट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इस टेबल से लाजमी देख लें। नेक्स्ट हम लोग अपने इवेपोरेशन को देख लेते हैं कि इवेपोरेशन हमारे पास नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, और ये हर टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहता है। इसके फैक्टर हमारे पास होते हैं कि इवेपोरेशन जब उस जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन एक्सटर्नल प्रेशर और अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ये आप एक फॉर्मूला याद कर लें ताकि आपसे इसमें से किसी भी किस्म का एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकें। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता सरफेस एरिया से, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से और अमाउंट ऑफ लिक्विड से। वेपर प्रेशर जो होता है हमारा वो साइज के डायरेक्टली रिलेटेड और अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। उसके बाद हम लोग अपना बॉइलिंग पॉइंट को देख लेंगे कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो साइज और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम लोग को एक शॉर्ट लिस्टिंग पॉइंट मैंने दिया है कि आपका जो सॉलिड्स वाला चैप्टर है उसमें आपको कुछ क्रिस्टल शो के करवाए हुए हैं, तो मैंने इसकी पॉइंट्स आपको बना देंगे। जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, उसमें आपके पास 8 क्लोराइड आयन जो हैं वो 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब में होते हैं और फेस पे 6 होते हैं, कॉर्नर्स पे 8 सोडियम होते हैं, फेसिस पे 6 होते हैं। बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी होती है, आयोडीन हमारे पास फेस सेंटर्ड होता है, आइस हमारे पास हेक्सागोनल होता है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इस टेबल को भी आप अच्छी तरह से रीड कर लें, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके। उसके बाद हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या फ़र्क होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये होता है जो थर्ड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल नीचे एग्जिस्ट कर रही होती है। इसका हमारे पास पैटर्न, इसमें से आपके पास 2 MCQs ही आते हैं, यहाँ आपसे पैटर्न पूछा जाता है, यहाँ आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। हेक्सागोनल में हमारे पास पैटर्न AB होते हैं और क्यूबिक क्लोज में हमारे पास ABC होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से कुछ चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि सपोज आपसे एक कंपाउंड दे दे और आपको कहा जाए कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइज हो तो आपके पास कैथोड पे क्या रिलीज़ होगा या एनोड पे क्या रिलीज़ होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है Na2SO4 की, जब इसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास सपोज कैथोड पे क्या रिलीज़ होगा। अब बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखें या ये चेक करने बैठ जाएंगे किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, कौन रिड्यूस होगा, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इस सब की बजाय आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। उसमें आपसे सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि अगर जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर अगर हैलाइड आयन है
अगर उसके अंदर कोई हेलाइड आयन है तो वो एनोड पे रिलीज हो जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन ही रिलीज होनी है। जैसे हम लोग NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस देखते थे तो उसमें हमारे पास Cl2 एनोड पे रिलीज होता था, क्यों? उसमें हेलाइड आयन था। इसमें हमारे पास हेलाइड आयन नहीं है, तो इसमें हम जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो एनोड पे क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैथोड की। अगर उस साल्ट के अंदर 1b कॉइनेज मेटल्स में से कोई एलिमेंट है, आपके पास Fe3 पॉजिटिव है या Hg2 पॉजिटिव, इन तीनों में से कोई भी आपके पास उस सॉल्ट के अंदर है तो वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, अदरवाइज आपकी हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे रिलीज होगी। इसमें आप देखेंगे ना कोई Na हमारे पास 1a का एलिमेंट है, ना इसमें कोई 1b का एलिमेंट है, ना Fe3 ना Hg, तो इसमें हमारे पास क्या होगा? कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। दूसरा हमारे पास है गैल्वेनिक सेल। इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें एनोड कौन सा होता है, आपने ये याद रखना है ZOCCR, यानी ZO जिंक एनोड ऑक्सीडेशन और CCR कॉपर कैथोड रिडक्शन। यानी एनोड आपका जिंक का होगा, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड आपका कॉपर का होगा, उसके ऊपर क्या होगा? रिडक्शन। ZOCCR। नेक्स्ट हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपकी बुक में से स्ट्रेंथ को ना ऑर्गेनाइज करके यहाँ आप लिख दिया कि HClO4 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4, फिर H3PO4 और फिर H2O। आपने इसको इस ऑर्डर को याद कर लेना है। उसके बाद जो आपकी pH वैल्यू होती है वो हाइड्रोक्सल आयन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है और POH वैल्यू के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। आपने देखा होगा जितनी किसी भी अगर हमारे पास जितनी pH ज़्यादा होती है उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, और जितनी pH कम होती है उतनी एसिडिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट होता है, अगर आपको कहा जाए कि इस सोल्यूशन की pH हमारे पास इतनी है तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। सपोज आपसे कहा हुआ है कि pH 4 है, तो आप क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4, आप इसका आंसर निकाल लें, आपकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो उतनी होगी, यानी इसमें आंसर आ जाएगा 0.0001, यानी 10 की पावर माइनस 4। ये मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करने थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग पॉइंट और ट्रिक्स मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी है। किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।